सो हमारा आज का थीम उद्भव, इवोल्यूशन। उद्भव का मतलब उत्पत्ति, जन्म, सृष्टि। सो नाउ वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन. Let us all take the benefit of the best brains present with us today, this elite gathering, to understand more about the markets and the economy. We have with us today Mr. Rahul Bajal, who is a senior fund manager with HDFC AMC, having a solid experience spanning over 20 years in equity research and fund management. He earned his MBA from IIM Kolkata and he has done his engineering in electronics and communication from Delhi College of Engineering. So let us have a session with him in which one of our founder members of MDWA, who has held various positions also in the past in MDWA, and effective and committed leader with spotless integrity and passion with deep understanding of financial products, Mr. Sanjeev Garg. I would invite Mr. Rahul and Mr. Sanjeev Garg for a chat session to understand more about the markets and the economy. क्या हुआ, आवाज नहीं आई मेरी? ज़्यादा जोर से हो गई तो थोड़ा सा धीरे कर ले. जय सिया राम. देखो, ये साल की शुरुआत जो हुई है वो हमारे राम मंदिर से हुई है, तो इतना अच्छा उत्सव चल रहा है और पूरा देश राम में हो गया है, ये तो अपनी बात है. हम उससे क्या सीखते हैं वो हमें समझना है. आज मुझे यहाँ पर बताया गया कि मैं साहब से कॉफ़ी पे बिना कॉफ़ी के बात करूँगा. है सर, इन्होंने कहा भी टाइम कम है, थोड़ा कॉफ़ी रहने ही देना, तो हम बिना कॉफ़ी के कॉफ़ी विद राहुल बात कर रहे हैं. और मैं एकदम आपको बता दूं, मेरे को बहुत अच्छा बोलना नहीं आता, और जितना जैसे अभी हमारे साथी आशीष जी हैं वो तो बहुत एक्सपर्ट हैं पब्लिक स्पीकिंग में भी और पैनल डिस्कशन में भी. मैं वो सीख रहा हूँ, तो कुछ गलतियाँ हो तो उसको कृपया मेरे को कान में आके बता देना, मैं अगली बार ठीक करने का प्रयास करूँगा. और हम अपना ये सेशन चालू करते हैं, समय का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. तो राहुल जी, आप HDFC में जब से आए हैं तब से हम देख रहे हैं बहुत सारी चीज़. कुछ सवाल जो हमारे MFDs आपसे जानना चाहते हैं. एक, आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जो आजकल HDFC MNC फंड से रिलेटेड, उसके ऊपर आपका क्या व्यू है और ये कैसे और फंड से अलग है? आपके जो जितने डिफरेंट HDFC के फंड्स हैं उनसे क्या डिफरेंट है इसमें? Sure, thank you very much. Am I audible at the back? Okay, great, thank you. So thank you for giving this opportunity and आपने पहला प्रश्न जो पूछा वो MNC फंड के बारे में पूछा. So thank you for that because ये ऐसा फंड और कैटेगरी है जो ज़्यादा डिस्कशन में आता नहीं है, तो इसलिए मैं ज़रा 2 मिनट लूँगा इस थोड़ा कैटेगरी के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देने के लिए कि ये जो कैटेगरी है ये बहुत ही नीश कैटेगरी है और एक स्पेशल कैटेगरी है और बहुत ही अलग कैटेगरी है. अलग इसलिए कि जो हमारी पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें जो सारे मेन फंड्स हैं, जो मेन कैटेगरी में फंड्स हैं, डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, वो निफ्टी 500 और निफ्टी 100 के अराउंड ही डिज़ाइन. और अगर आप इन बेंचमार्क्स को देखें तो जैसे निफ्टी 100 है, 80% ऑफ निफ्टी 500 इज अराउंड निफ्टी 100 एंड 80% ऑफ निफ्टी 100 इज निफ्टी 50. तो सारे फंड्स, चाहे वो लार्ज कैप हों, लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स हों लाइक फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप और इवन मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स हो, वो इन्हीं इंडिसेस के कंपोजिशन के अराउंड डिज़ाइंड है. लेकिन आप MNC फंड देखेंगे तो उसका जो बेंचमार्क है वो बिल्कुल अलग है और इस बेंचमार्क का जो ओवरलैप है विद निफ्टी 500 वो 10% से भी कम है. सो दिस प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट फॉर डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम द मेन कैटेगरी benchmarks and products, and surprisingly this benchmark has given very good returns. And if you look at 10-year track record of returns between 2012 and 22, actually the return CAGR is slightly higher than the Nifty 500, which may be a surprise to many people over here. And it's come with lower volatility. So it's a niche category
एंड बहुत कम फंड्स इस कैटेगरी में, एंड जो हमारा फंड है दैट इज also a new one. It got launched about a year back. So I would encourage you to look at this category, to look at this fund. And lastly, the way it's differentiated from other MNC funds is around three things. Firstly, जो हमारा fund है, it follows a focus style. Focus style माने 30 stock portfolio. कुछ diversified styles भी हैं, कुछ focus styles भी हैं. Ours is a focus style. और दूसरा, इट फॉलोज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ एमएनसीज इन इंडिया. जैसे कुछ फंड्स हैं वो बाहर की कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ फंड्स हैं जिनकी एमएनसी की डेफिनेशन थोड़ी अलग है. इसमें डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन है जो हमारी एमएनसी की डेफिनेशन होती है कि हिंदुस्तान लीवर है या नेस्ले है, जो बाहर की कंपनी है जिसका मोर देन 51% स्टेक इंडिया में मेजॉरिटी में है, वो एमएनसी. एंड सो इन दो पहलू में ही अलग है. सो आई थिंक इट्स अ कैटेगरी विच इज़ नॉट डिस्कस्ड मच इन फोरम्स, बट आई वुड encourage you to go back and have a look at this category and this fund as well. थैंक यू. एक और बात है, इस नए एज में जहाँ पर मल्टी एसेट, बैलेंस एडवांटेज, बिजनेस साइकिल फंड्स, इतने सारे फंड्स हैं, उसके अंदर कुछ ही एएमसी हैं जिन्होंने एमएनसी फंड लॉन्च किए हैं. आपको क्या लगता है ये ज़्यादा दूर तक चलेगा? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि कभी भी कोई कैटेगरी लॉन्च होती है तो धीरे धीरे सारे एमएनसीज को ले आती हैं. तो क्या ये स्ट्रेटजी शॉर्ट लिव्ड है या लंबा चलेगी? मेरे ख्याल से तो लंबा चलेगा. एंड अगर आप हिस्ट्री भी देखें, और जैसे कि मैंने बोला, ये इस कैटेगरी को ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया गया है, बट आप हिस्ट्री भी देखें तो एक्चुअली आपने लंबा चलने की बात करी तो एक्चुअली एक कैरेक्टरिस्टिक जो इस कैटेगरी की है वो है लॉन्गेविटी. और आप इंडिया में देखेंगे एमएनसीज ऑपरेटिंग इन इंडिया, अब जैसे हिंदुस्तान लीवर है, वो 1930 में इंडिया में आई थी. दे विल कंप्लीट 100 years इन 2030. Nestle came in India, I think, in the 1950s. Siemens came in 1960s. Cummins came in 1960s. So, जहाँ तक longevity की बात है, I think these companies have been there in India for like 60, 70, 80 years. In fact, Maruti is one of the youngest MNC with the age of around 40s. बाकी तो कई तो octogenarian भी हो गए हैं. तो आई थिंक दीज कंपनीज विल बी अराउंड फॉर द नेक्स्ट 20, 30, 40, 50 years. तो जहाँ तक एमएनसीज की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो है लॉन्गेविटी. एंड कई फैमिलीज मिलेंगी जिसमें जो शेयर्स होते हैं एमएनसी वो पुश्तों से पुश्तों ट्रांसफ़र भी होते हैं, राइट? जनरेशंस हैव बेनिफिटेड. सो आई थिंक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस कैटेगरी इज हियर टू स्टे. इट्स अंडर अप्रिशिएटेड, it's under-invested, and it has very good quality characteristics, longevity characteristics, and it's a product for diversification. जो आपका 5, 10, 15% जो आप thematic में डालते हैं, I think you should seriously look at MNC fund as one of those options. बहुत बिल्कुल ठीक आपने कहा. इसके साथ जैसे सब स्कीम्स में कुछ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, और हम लोग ये समझना चाहते हैं इस रिस्क के साथ कि इस स्कीम के अंदर हमारे को करेंसी का जो फ्लक्चुएशन होता है, जो जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और जो ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं, वो कैसे इसको इम्पैक्ट करते हैं, इसके साथ क्या है और कैसे एसोसिएट है? देखिए, जहाँ तक रिस्क का सवाल है, मोटा मोटा आई थिंक 4 तरह के रिस्क हमें देखने होते हैं स्टॉक पिकिंग में और फंड मैनेजमेंट में व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ पोर्टफोलियो. एक तो पहला मैनेजमेंट रिस्क होता है, एंड फिर बिजनेस रिस्क होता है, फिर फाइनेंशियल रिस्क होता है, और चौथा वैल्यूएशन रिस्क होता है. दीज आर द 4 areas विच यू फोकस इन स्टॉक पिकिंग व्हाइल डूइंग पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन. तो इनमें से जो 2 रिस्क हैं वो तो एमएनसीज में बहुत ही कम है. एक तो मैनेजमेंट रिस्क, जो कि मैंने आपको बताया कि एमएनसीज हैव अ स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज,
depth of teams, width of teams, strong boards, and long history of operating in a country. So the probability that some scams will happen या घोटाला होगा वो बहुत कम ही रहता है. तो मैनेजमेंट रिस्क इज़ वेरी लो. और दूसरा होता है फिनेंशियल रिस्क जो कि बैलेंस शीट की तरफ से आता है. इसमें भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहता है. द बिजनेसेस विच दे आर रनिंग इन इंडिया, वेरी हाई ROC बिजनेसेस, गुड फ्री कैश फ्लो जनरेशन, जिससे कि आपका डेट इक्विटी कम हो, तो आपकी बैलेंस शीट में लेवरेज भी ज़्यादा नहीं होता है, तो आपका क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिस्क भी बहुत लो है. तो दो रिस्क तो निकल ही गए. अब बचा बिजनेस रिस्क और वैल्यूएशन रिस्क. वो तो हर स्टॉक में होता ही है. और तो इसमें व्हेन यू डू पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन आप मेनली बिजनेस रिस्क को देखते हो. और बिजनेस रिस्क में हाउ द बिजनेस साइकिल इज इवॉल्विंग एंड इज इट इन एन अप साइकिल और अ डाउन साइकिल, वो इवैल्यूएट करते हो. एंड वैल्यूएशन रिस्क तो हर स्टॉक में व्हाट प्राइस यू एंटर एंड व्हाट प्राइस यू एग्जिट मैटर्स. सो फ्रॉम अ रिस्क पर्सपेक्टिव ऑल्सो एक्चुअली 2 out of 4 risks are not there in this category, which you'll find in most other main category funds. So that I think is another positive aspect of this category, which is underappreciated. मैंने आपसे करेंसी फ्लक्चुएशन उसका अगर कोई हाँ, इम्पैक्ट सी करेंसी फ्लक्चुएशन में तो इतना फर्क पड़ता नहीं है इस कैटेगरी में, बिकॉज जो 80% 85% इनका जो MNCs का बिजनेस है वो इंडिया में ही है. और मोस्ट ऑफ द MNCs ऑपरेटिंग इन इंडिया 10-15-20% एक्सपोर्ट्स होता है. तो उसमें फॉरेक्स मैनेजमेंट करना पड़ता है और बाकी कुछ रॉ मटेरियल वगैरह इंपोर्ट्स होते हैं. तो करेंसी रिस्क भी ऐसा ज़्यादा नहीं है मोस्ट ऑफ दीज MNCs में, बिकॉज एक्सपोर्ट्स एंड इवन रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट भी काफ़ी लोकलाइज हो गया है पिछले 10-15 साल में. तो वो भी नहीं है. और आपने तो ये 5वां रिस्क हो गया करेंसी रिस्क. छठा आपने शायद जियोपॉलिटिकल बोला था. जियोपॉलिटिकल में भी आई थिंक मोस्ट ऑफ द MNCs ऑपरेटिंग इन इंडिया, as long as their domicile is in Europe and US, I guess there's not much of a risk. But of late we have seen that some MNCs operating from the big neighbor with which we had a skirmish in 2020. I think udhar thoda, as you know from the media, there is a risk, so one has to be careful over there. Otherwise, I think with the new geopolitical alignment happening and India getting closer to the West, I think वो risk भी बहुत कम है. जवाब आपको सही मिल रही है. बड़ी तालियां तो बजा दो भाई जरा, थोड़ा सा हमें भी पता चले कि आप लोग भी. इनफैक्ट आई थिंक रिस्क की जगह वो टेलविंड है, बिकॉज जो आपका एक्सपोर्ट्स बिजनेस है यहाँ से, जैसे चाइना +1 यूरोप +1 हो रहा है, तो मेनी ऑफ दीज MNCs आर एक्चुअली बिल्डिंग अप फैक्ट्रीज डेडिकेटेड फॉर एक्सपोर्ट्स टू द वेस्ट. तो सम ऑफ दीज MNCs जिसमें 10-15% एक्सपोर्ट्स बिजनेस है, वो भी अगले 5 साल में थोड़ा 25-30% होने की भी बात हो रही है. सो इट्स एक्चुअली नॉट अ रिस्क, आई थिंक इट्स अ टेलविंड. वेरी गुड. अच्छा, एक सवाल जो हम सब लोगों को मेरे ख्याल, अगर मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आपके मन का हो तो एक बार ताली बजा देना इनसे जवाब लेने से पहले. HDFC बैंक इज वन ऑफ द टॉप होल्डिंग इन HDFC टॉप 100 and there has been lot of deliberation around the HDFC merger. What is your opinion about the short-term challenges faced by the bank? सबका सवाल नहीं था क्या? मेरे को तो लगा सबका है, तो तालियां एक बारी बजा दो जरा, अच्छा सा जवाब मिलेगा. देखिए, ये तो आपने बहुत ही प्रॉब्लम वाला प्रश्न पूछ लिया मेरे से. इसका सीधा जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा, बट बिकॉज मैं स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट नहीं कर सकता. बट मैं इतना बोलूँगा कि 2 बातें बोलूँगा कि देखिए, जब बहुत बड़ा मर्जर होता है और जब आप ग्लोबली देखेंगे, इफ 2 बिग कंपनीज मर्ज टुगेदर, यूजुअली इट टेक्स some time for things to settle down, and at least a year. And in this case, I think the expectation was that things will be
back to normal and hunky dory and perfect right from day one. तो आई थिंक थोड़ी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा थी एंड आई थिंक जब दो बड़ी कंपनीज मर्ज करती हैं इट टेक्स सम टाइम टू सेटल डाउन. सो आई थिंक इट्स प्रोग्रेसिंग इन दैट डायरेक्शन. Give it a year from the start and I think it will be line with any other merger globally and synergies will come out. The second thing is कि ये जो merger हुआ है वो उस environment में हुआ है कि आपकी liquidity काफ़ी tight हो गई है. जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि interbank liquidity is running negative and इस environment में deposit growth easily raise करना is not easy for any bank. So it's a system-wide issue. And मेरा मानना ये है कि अगले 6 महीने में ये liquidity environment will also get better gradually. आपका भी elections आने वाला है, काफ़ी spending होगी, government spending will also pick up pace, आपके rate cuts चालू होंगे second half में. So all this will lead to a better environment to raise deposits and the money supply will get better. So I think give it another 6 months. I think the environment of liquidity for the entire banking system will change and then the big beneficiaries will be the ones which are large in size, including. थैंक यू. वापस अपने HDFC का जो एक बिजनेस साइकिल फंड है इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर है और किस तरीके से आप इसके अंदर स्टॉक्स को एलोकेट करते हैं और करंटली इसका एनवायरनमेंट क्या है. साथ साथ इसके साथ ही एक और सवाल ऐड कर देता हूँ. कितनी जल्दी आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं, होल्डिंग कब कब आप उसको एंट्री और एग्जिट करते हैं और क्या फैक्टर हैं जो आपको बाय और सेल कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक को करने के लिए और किस पीरियड में करना होता है. थोड़ा सा 2-3 सवाल मैंने इकट्ठे कर दिए तो यू टेक योर टाइम. यस प्लीज. ओके. तो जहाँ तक कि बिजनेस साइकिल फंड है ये भी एक्चुअली इट्स अ न्यू कैटेगरी which has got created with many NFOs over the last 3-4 years. और अभी तो छोटी कैटेगरी है, करीब 15-16 हज़ार करोड़ की कैटेगरी है, बट आई थिंक इट हैज़ पोटेंशियल टू बिकम बिग over the next 5-7 years with your support and everyone's support. And again, I think it's still not fully understood, not fully appreciated. And इस category की 2 advantages हैं. एक तो इसको आप देखिए, it is run like a aggressive flexi cap style. If you look at the funds in the industry in this particular category, most schemes have एक चीज़ होती है बेंचमार्क ओवरलैप, जो हम मेजर करते हैं कि पोर्टफोलियो का ओवरलैप और बेंचमार्क का ओवरलैप, कॉमन चीज़ें, कॉमन स्टॉक्स कितने हैं. तो इस कैटेगरी में बेंचमार्क ओवरलैप मोस्ट स्कीम्स इट्स लोअर देन दी रिस्पेक्टिव फ्लेक्सी कैप फंड. सो यानी कि इट्स रन स्लाइटली मोर एग्रेसिवली एंड इफ एग्जीक्यूटेड वेल एंड मिस्टेक्स कम होंगी, हिट्स ज़्यादा होंगे. So it's a high risk, high return product. So remember the aggressive flexi cap which I mentioned. And the second thing about this category is कि thematic में अक्सर ये कहा जाता है, especially sector funds में, कि हम sector fund में तो घुस जाते हैं but हमें निकलना नहीं आता, right? It's like घुड़सवारी में आपको घोड़े पे चढ़ना भी आना चाहिए और उतरना भी आना चाहिए, right? तो sector fund में वो problem है, right? कि आप घुस तो जाते हैं लेकिन आपको कई बार पता नहीं चलता है या एडवाइस ठीक नहीं मिलती है कि आप एग्जिट कब करें. एंड दैट्स व्हाई इट्स अ स्लाइटली रिस्की कैटेगरी. सो व्हाट दिस कैटेगरी डज इज एक्चुअली इट बेट्स ऑन अ फ्यू सेक्टर्स एट एनी पॉइंट इन टाइम एंड द फंड मैनेजर हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी टू कीप रोटेटिंग aggressively the sectors. So I think if you are not able to take a call on a sector, you are leaving that bet to the fund manager. It's not going to be very diversified. It's going to concentrate on a few business upcycles, a few sectors where you'll have very active overweights, and where you see down cycles in the businesses. Instead of where businesses are not doing well,
उसमें आप अंडरवेट होने की जगह यू स्टे अवे फ्रॉम दिस बिजनेस. सो दैट्स हाउ इट ऑपरेट्स. Then coming on to our fund, we run it like a top-down, bottom-up blend style. Top-down, we look at businesses in which we are very confident that businesses are in an upcycle, doing well for the next few years. And जहाँ पे लगता है कि business में मंदी आने वाली है या downturn में चल रहे हैं या enter करने वाले हैं, we stay away from those businesses. So that's how we have identified around 7 business cycles in this fund, which as India travels from 3.7 trillion in March 24 towards 7 trillion in the Amrit Kal you just started with, in a way. I think in that journey there are 7 business cycles which are looking good to me and will do well, and they are mainly around the capex cycle, the credit up cycle, the healthcare cycle, modern retailing, digital commerce, green energy and real estate. तो ये 7 cycles हैं जो मेरे को next 3-4 years में are looking to be very good, and they will contribute disproportionately to the GDP growth. So I have identified those cycles, and all the 45-50 stocks in the portfolio are around these 7 cycles. So that's how the portfolio construction is done. And जहाँ आपने बोला आप इसको assess कैसे करेंगे, तो वो तो it's a 24/7 job. You are always on the lookout to see whether you want to add some new cycle or you want to remove one cycle. For example, when this NFO happened in November 22, I was working on 8 cycles. But एक cycle है वो chemical cycle थी, जो कि I realized कि it's not going to get better, it's going to probably get worse because of global slowdown and China factor. So उस cycle से I pulled back. So ऐसे you keep regularly meeting companies and businessmen and CEOs and keep assessing कि where the cycles are getting stronger or where the cycles are getting weaker, and that's how you keep reassessing the portfolio. So again, I think you should go back, and this is also an underappreciated category. It's a thematic category, and we pay most of our attention to the main category funds. Look at it as an aggressive flexi cap or as a fund which offers you a few sectors at any point in time, and जो घोड़े पे चढ़ने और उतरने वाली प्रॉब्लम है, that has been taken away from you and from your advice to your clients. मुझे लगता है राहुल जी ने जो हमें बताया, इनसे बहुत कुछ और भी सीखा जा सकता है. तो एक अगले सेशन हम आपसे एक सेपरेट हम लोग आपके साथ करना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले सिर्फ 2 मिनट और, सिर्फ 2 मिनट या 1 मिनट नहीं, अब तो इतना तो हमारा राइट है, 1 मिनट तो एक आखिरी सवाल. मार्केट इस टाइम ऑल टाइम हाई पे है. एज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनको हम बचें और हमारे इन्वेस्टर्स को उसका फ़ायदा हो. नंबर 2, जो अभी अपकमिंग इलेक्शन आ ही रहा है और अब तो हम लोग तो एकदम इलेक्शन के द्वार पे खड़े हैं, तो इसके अंदर आप क्या रिज़ल्ट और किस तरीके से इसके बाद मार्केट को रिएक्ट करना देखना चाहते हो, और उसकी वजह से हमारी वेल्थ कितनी ऊपर नीचे हो सकती है और हमें उस टाइम पे क्या डिसीजन लेने चाहिए अभी. जी थोड़ा सा ब्रीफ ही रखेंगे तो अच्छा, नहीं तो वो साहब लोग खड़े हैं और टाइम का भी थोड़ा सा हमारा. So very quickly, I think broadly I am in the camp which believes there will be continuity in policy and continuity in status quo in government. अब majority कितना आएगा, that only time will tell, but the market and most of us have discounted broadly status quo. I think if you have a very strong majority, then maybe that is not fully discounted, even after the 10% rally which we saw in December, January after the state elections came out. So अगर बहुत strong majority आए तो शायद थोड़ा और उछाल का potential है. So that is on the elections. Secondly and most importantly, I think from a macro perspective, I think we have a strong visibility of growth of GDP going from 3.7 trillion to 7 trillion over the next 5 years.
And if you have nominal GDP growth of 11% over the next 5 years, last 5 years we had similar nominal GDP growth and we had equity returns which were 1 or 2% higher. So if similar growth continues, it's not wrong to expect something dissimilar in terms of returns. So history can repeat. So that's a big picture. Short term, my recommendation before I leave is, I think for 3-4 reasons, valuations, sentiment, and cycles. There is a high chance that there could be some rotation towards, the market mood shifting away from the broader market towards a reversal of performance towards large caps, because valuation indicators are running very high, euphoria sentiment is running very high, and पिछले आप 18 साल देखेंगे तो 11 साल में लार्ज कैप ने आउट परफॉर्म किया है और उस 18 साल में से 11 साल मिड एंड स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया है और 7 साल लार्ज कैप ने आउट परफॉर्म किया है. तो मेरे को लगता है कि वो समय नज़दीक आ रहा है जब ये थोड़ा रिवर्सल ऑफ ट्रेंड हो सकता है. सो माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज, इन माई पर्सनल कैपेसिटी, go back, have conversations with your clients and do some shifts, maybe about 10%, 20%, 30% in terms of allocations away from the broader market towards the large cap oriented product, including large cap funds, flexi cap funds. It would be prudent to do this at this point in time, and because a lot of indicators are looking a bit question mark, at least for the short term. 5-year view, 7-year view, SIP should continue, mid cap, small cap. But अगर आप fresh lump sum देख रहे हैं तो maybe look at more large cap products or large cap oriented products, and maybe do some shifts 10, 20, 30% in the following months and weeks towards these products. So that is my advice before I leave. And the last question. थैंक यू वेरी मच. और मैंने जैसे इन्होंने मेरे को कहा था कुछ सवाल इनके पसंद के शायद नहीं पूछे होंगे, उसके लिए क्षमा करना. थैंक यू. और आई होप कि दोबारा अगर मेरे को मौका मिला तो कुछ टफ सवाल जरूर आपसे करूंगा. थैंक यू वेरी मच. एक बार जोरदार ताली बजा राहुल जी के लिए. देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट.